जब हम लोग किसी स्ट्रिंग को टाइट कर देते, जैसे ये स्ट्रिंग है ना, ये पुली लिया मैंने और एक यहाँ पे लोड हमने यहाँ पे लटका दिया, और मान लो इसमें कोई वेव ट्रेवल करती, जैसे कोई वेव है जो इस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे चल रही है यहाँ पे, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। यहाँ पे ये हमने लोड लगाया है, इस पे mg हो गया वेट एंड t हो गया यहाँ पे टेंशन फोर्स। समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर। So what is the formula of speed of wave? Speed of wave का क्या फार्मूला है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। Wave speed of wave v will be on string. It is given by under root t upon mu या t upon rho into a. सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। t मतलब कौन सा फोर्स है यहाँ पे? टेंशन ऑन स्ट्रिंग, टेंशन ऑन स्ट्रिंग। और म्यू का मतलब होता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी। और यहाँ पे रो जो है ना, रो इज डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, ये डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। और व्हाट इज ए बेटा? यहाँ पे ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो किसी भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में वेव की स्पीड इस फार्मूले से दी जाती है, ध्यान रखना। क्या फार्मूला? टेंशन फोर्स पर यूनिट डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी। सर स्ट्रिंग की डेंसिटी हम मास पर यूनिट लेंथ भी कंसीडर कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग की डेंसिटी? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग चीजें। अगर मास पर यूनिट लेंथ है तो बस इतना आएगा, और डेंसिटी के साथ में लिखोगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन का मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक मतलब है? अगर से लेंथ के रिस्पेक्ट में डेंसिटी कहनी होगी तो म्यू, नहीं तो रो इनटू ए। यस ऑफ कोर्स। अगर मान ले इसका मास 10 kg है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 into g, सपोज ये हो गया 100 न्यूटन। सो व्हाट इज द टेंशन फोर्स हियर? 100 न्यूटन। हाँ, 100 न्यूटन का टेंशन फोर्स हो गया। तो टेंशन फोर्स हो गया यहाँ पे 100 न्यूटन का। और मान ले ये स्टील वायर है ना? इस स्टील वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर है। और स्टील की डेंसिटी, मैं डेटा लेता हूँ गूगल से। स्टील की डेंसिटी सपोज कितनी ले लें हम लोग? density of steel is nearly 8 into 10 to the power 3। ये जो वायर लिए हमने यहाँ पे, इसकी जो डेंसिटी स्टील की 8 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव ऑन दिस स्ट्रिंग? तो इस पे आएगा टेंशन अपॉन डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। एंड टेंशन फोर्स कितना? 125। यस, 125। डेंसिटी कितना? 8 into 10 to the power 3 and area of cross section 10 to the power -4। so what is the answer here beta? it is 1000, oh sorry 100, and यहाँ पे बचेगा मतलब 1000 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 0.8 कितना? 8 हो जाएगा ये। ठीक है, 125 आता मतलब 5√5। हाँ ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 से 2 टाइम्स चला गया, 4 5 50, 4 250 बराबर है। सो इट विल बी 125। रूट 125 मतलब 5√5 मीटर पर सेकंड क्या है यहाँ पे? इस स्ट्रिंग पे वेव की स्पीड रहेगी। समझ गए? इस स्ट्रिंग पे वेव की। यस सर। ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। now पेज नंबर 2। अब नॉर्मल मोड है ना, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। सबसे पहले स्ट्रिंग को हम लोग
दोनों एंड पे क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। तो जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास में वो हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे। दोनों एंड पे मान लो स्ट्रिंग क्लोज है, इसकी लेंथ एल है ओवरऑल, है ना। इसको x इक्वल्स टू 0 और ये x इक्वल्स टू एल हो जाएगा। ध्यान देना, जो क्लोज्ड एंड होता है वहां पे हमेशा नोड बनते हैं। जो क्लोज्ड एंड होता है वहां पे हमेशा क्या बनते हैं? नोड। नोड बनते हैं। एट क्लोज्ड एंड, जैसे ये क्लोज्ड एंड है ना, एट क्लोज्ड एंड क्या बनेगा? हमेशा नोड बनेगा। और एट ओपन एंड पे क्या बनेगा? हमेशा एंटी नोड। एंटी नोड बनेगा। ठीक है ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ये हो गया। और ये मान लो यहाँ पे टेंशन फोर्स टी है इस स्ट्रिंग पे। तो जो स्पीड है, स्पीड का फार्मूला यही रहेगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू, या फिर अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट रहेगा फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड या फिर इसी को बोलते फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल टोन एक ही बात है, या फर्स्ट हार्मोनिक। तो इसमें अगर स्ट्रिंग को बिल्कुल बीच में से हम ऐसा खींच दें, यहां से, ये यहां से ऐसा खींच दें, तो इसमें जो वाइब्रेशन होंगे वो इस तरह के बनेंगे बेटा। ये ऐसे वाइब्रेशन होंगे इस पे, स्ट्रिंग पे, समझ गए ना। इस तरह से वाइब्रेट होगी। यस मतलब सर, यस। दोनों एंड पे, यहाँ पे बीच में क्या बनेगा? एंटी नोड। यहाँ पे बनेगा नोड, यहाँ पे नोड। बनेगा नोड। अब तुम्हें ध्यान है, मैंने ये बताया था कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2। So what is the frequency of oscillation? So therefore frequency of oscillation is speed upon wavelength। बराबर है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। ठीक है। तो वेव स्पीड तो ये है यहाँ पे। अब वेवलेंथ किसके बराबर है? क्योंकि लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एल है यहाँ पे। सिंस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू एल, सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l। तो यहाँ पे किसके बराबर आ गया? 2l। so therefore f1 is equals to v upon 2l, and that is called fundamental frequency। fundamental frequency, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम? और इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या फिर इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। समझ गए? यस सर। ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट हायर टोन पे आते हैं। अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। फिर आते हम लोग इसका नेक्स्ट हायर टोन पे। तो जो नेक्स्ट हायर टोन आता है, फंडामेंटल मोड के बाद में, इसको बोलते फिर फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन में क्या होता है बेटा? यहाँ पे नोड, 3 नोड बनेंगे। और कितने एंटी नोड बनेंगे? 2 एंटी नोड बनेंगे। ये ऐसा है ना। तो यहां तक लैम्डा बाई 2 और फिर से लैम्डा बाई 2। सो 2 टाइम्स लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू एल। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l अपॉन 2। तो यहाँ पे जो अगली फ्रीक्वेंसी फार्मूला यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये किसके बराबर हो गया? 2l अपॉन 2। सो what is the frequency? Therefore f will be 2 into v upon 2l, या 2 divided by 2l into v। v की वैल्यू ये है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 2 टाइम्स है f1 के, बराबर है। मतलब ये कौन सा हार्मोनिक है? सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। हाँ, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। समझ गए कि नहीं? सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया? ले लिया क्या? यस सर। हाँ। इसके बाद फिर थर्ड केस आएगा सेकंड ओवरटोन। देखो सेकंड ओवरटोन में अब कितने नोड बनेंगे यहाँ पे? नोड, 4 बनेंगे सर। नोड, नोड। अभी 3 बने थे, अब 4 नोड होंगे। मतलब कितने सेगमेंट में वाइब्रेशन हो रहा है? 3 सेगमेंट में।
तो लैम्डा बाई 2 into 3 equals to L, बराबर है। तो यस फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी f3 विल बी v डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, v डिवाइडेड बाय वेवलेंथ किसकी इक्वल आ रही है बेटा यहाँ पे 2l/3, so it is now 2l/3 या फिर 3 डिवाइडेड बाय 2l into v। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको थर्ड हार्मोनिक, समझ गए ना। यस सर। तो यहाँ पे एक जनरल फार्मूला बन जाएगा। एक जनरल फार्मूला कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे 3 लूप बन रही थी सेकंड ओवरटोन में, तो जनरल फार्मूला ये बन जाएगा यहाँ पर, देखो लैम्डा n इक्वल्स टू 2l/n, n की वैल्यू 1 2 3 एक्सेट्रा चलेगा। फ्रीक्वेंसी fn इक्वल्स टू v/λn, मतलब n डिवाइडेड बाय 2l इनटू कितना v की वैल्यू ये है, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फंडामेंटल, हाँ फंडामेंटल मोड होगा। n की वैल्यू 2 मतलब सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। यस, n की वैल्यू 1 मतलब फंडामेंटल, n की वैल्यू 2 मतलब फर्स्ट ओवरटोन, फिर ऐसा बढ़ता जाएगा। इसको आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, सेकंड हार्मोनिक, समझ गए कि नहीं। यस सर यस सर। ये जनरल फार्मूला हो गया, आप इस तरह से भी सीधा सीधा यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। ले लिए, अगले पेज पे जाते बेटा, पेज नंबर 4 पे। सर ये फोर्थ पेज नहीं होगा क्या सर? 1 मिनट, हाँ सॉरी, 4th पेज है, दोबारा लेना स्क्रीनशॉट ताकि आपको मालूम रहे। ये 4th पेज है ना। कॉपी बना रहे हो कि नहीं बना रहे, लिख रहे हो कि नहीं कॉपी? यस सर कंप्लीट है पूरा। ओके वेरी गुड। तो ये हो गया 4th पेज है ना, ये समझ गया पूरा। आपका कल वाला वीडियो मतलब वो सुपरपोजिशन का पहले वाला वीडियो, सबसे फर्स्ट वाला वीडियो अपलोड करो ना सर। हाँ आज कर दूंगा, दोनों कर दूंगा आज, है ना, ठीक है। अरे 2 दिन हम लोग पीटीएम में बिजी हो गए थे यार, ठीक है। यस सर पता है सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पे जल्दी से। ले लिया सर। तो ये हो गया बेटा कौन सा, ये है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के लिए। अब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में चाहे सोनोमीटर हो, चाहे वो जो एक्सपेरिमेंट दिए हुए वो सब इसी से रिलेटेड है, यही है उसमें, और कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। इसमें सोनोमीटर बोला है तो भी यही करना है अपने को, ठीक है। 2 ब्रिज के बीच में सारे कुछ कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है ना, समझ गए। यस हाँ तो उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, सोनोमीटर बस एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लगती है वो यही वाली लगती है। तो अगर आपको सोनोमीटर के क्वेश्चन आते तो आपको यही कॉन्सेप्ट उसमें सिर्फ लॉ डिराइव करके दिखाया है सर, एक्सपेरिमेंट करके। बाकी और कुछ नहीं है ना, बाकी यही है। क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व होंगे, इसी मेथड से सॉल्व होंगे सीधे सीधे, ठीक है। फिर आते हम लोग स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग स्पीड ऑफ साउंड पहले समझ लो। ये जो पोर्शन मैंने बताया ना, ये प्रोग्रेसिव वेव का पोर्शन है जो 11th स्टैंडर्ड में जो स्पीड ऑफ वेव का है ना। सो नाउ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड वेव कैसी होती है, साउंड वेव ट्रांसलेशन एयर पे साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्जिट्यूडनल। यस साउंड सर। एयर पे कैसा होता है, इन एयर मीडियम पे ये होती है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है बेटा, है ना। और साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मैकेनिकल वेव वैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सो एयर पे ये लॉन्गिट्यूडिनल होती, मतलब कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस बनते हैं। सर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्यों बोलते सर? क्योंकि कंप्रेशन का मतलब वहां पे जैसे मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं और जो डिस्टरबेंस है वो आगे जा रहा है। तो जहां पे एयर के पार्टिकल पास पास में जाते हैं वो कंप्रेशन हो गया, वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और जहां पे एयर के पार्टिकल रेयर फैक्ट हो गए, दूर दूर हो गए, तो वहां पे प्रेशर थोड़ा सा क्या होता है, कम हो जाता है, समझ गए भी। यस सर। हाँ ओके। सो इसमें ध्यान देना, स्पीड के लिए जो फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड के लिए, तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए फार्मूला होता है इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रो। व्हाट इज ई हियर, इट इज इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम
इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एंड रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो मैकेनिकल वेव या साउंड को चलने के लिए क्या क्या जरूरी होती है, इनर्शिया, इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी, ये दो प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है मीडियम की। इलास्टिसिटी और कौन सी प्रॉपर्टी, इनर्शिया प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, तभी वेव चलेगी मीडियम पे, मैकेनिकल वेव नहीं तो नहीं चलेगी, इनर्शिया और इलास्टिसिटी। तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला किसी भी मीडियम के लिए इस तरह से दिया जाता है। तो अब यहाँ पर इन अ रॉड, रॉड के लिए जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग यंग्स मॉडुलस से रिप्लेस कर देते हैं और स्पीड का फार्मूला यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो बन जाएगा। इन वाटर, वाटर में जो इलास्टिसिटी है वो बी है, बी मतलब बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस अपॉन रो। तो व्हाट इज बी हियर, इट इज बल्क मॉडुलस। ठीक है, तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट गैस के लिए, इसमें पहले न्यूटन का फार्मूला आया था। न्यूटन ने ऐसा बोला था कि आइसोथर्मली साउंड ट्रेवल करता है और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर होता है। ठीक है, लैप्लास करेक्शन आया था ना सर इसमें, हाँ अभी बता रहा हूँ, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज प्रेशर, तो स्पीड का फार्मूला प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये किसके अकॉर्डिंग है, न्यूटन के अकॉर्डिंग है, बट ये फार्मूला एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं करता है। तो फिर इसके बाद कौन आए पिक्चर में, लैप्लास आए, और लैप्लास ने करेक्शन दे दिया यहाँ पे, लैप्लास करेक्शन। लैप्लास करेक्शन क्या है, इसने बोला कि आइसोथर्मली चलता है, इसने क्या बोला कि नहीं एडियाबेटिक चलता है। ठीक है, और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस जो होता है वो गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर होता है। सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी गिवन बाय गामा पी अपॉन रो, और फिर यहीं से ये फार्मूला होता है गामा आरटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इसको सॉल्व करोगे तो आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर बनेगा, जो हमने केटीजी में ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। एंड व्हाट इज गामा हियर, सीपी अपॉन सीवी। समझ गए कि नहीं, पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर है। तो स्पीड ऑफ साउंड का ये फार्मूला आता है। ठीक है, और एयर पे, नॉर्मली एयर पे जो साउंड की स्पीड होती है, हम लोग लगभग कितनी लेते हैं इन एयर पे, जो साउंड की स्पीड है इट इज 330 मीटर पर सेकंड टू 340 मीटर पर सेकंड के आसपास हम लोग एयर पे साउंड की स्पीड को लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, मॉलिक्यूलर मास पे। लेकिन एक बात ध्यान देना, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है ना। टेम्परेचर चेंज करोगे तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, तो साउंड की स्पीड चेंज नहीं होती। तो ध्यान रखना, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं उसके कारण डेंसिटी भी बढ़ती है, स्पीड क्या रहेगी, इससे कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी एयर पे। समझ गए कि नहीं। फिर ड्राई एयर, ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है कौन सी एयर की डेंसिटी से, मॉइस्ट एयर की डेंसिटी से। मॉइस्ट एयर की डेंसिटी से ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ड्राई एयर में साउंड की स्पीड कम रहेगी और मॉइस्ट एयर पे ज्यादा रहेगी। इसलिए ऐसा क्यों सर, ड्राई एयर में तो मॉइस्चर कम होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। मॉलिक्यूल पास पास में जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा बड़े होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा बड़ा होता है। अब ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल स्पेस घेरेगा, जैसे बड़ी बड़ी फुटबॉल को एक रूम में भर दे तू, और छोटी छोटी जो मार्बल्स होते कंचे को भर दे। तो उसको छोटे वाले का मतलब डेंसिटी ज्यादा हो जाएंगे अपने आप। हाँ, उतना ही स्पेस घेर लेगा तो वो ज्यादा कॉम्पैक्ट, स्पेस कम मिलेगा ना फिर वहां पे, और बड़ी बड़ी फुटबॉल को भर देगा, ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। समझ गए, इफेक्टिव पैकिंग नहीं होंगी सर, उतनी इफेक्टिव पैकिंग नहीं। इफेक्टिव पैकिंग नहीं होगी, है ना। समझ गए, यस सर। समझ गए कि और नहीं? सर वो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होंगी, तो इसमें मतलब एयर में साउंड की स्पीड कैसे बढ़ेंगी फिर सर। टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला फैक्टर देख, बाकी सब कांस्टेंट हो गए, टेम्परेचर बढ़ा दिया साउंड की स्पीड बढ़ गई, इसी से निकल के ये आया रिजल्टेंट। लेकिन प्रेशर बढ़ाएगा तो डेंसिटी भी बढ़ती है, तो प्रेशर बढ़ाने से स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से फर्क पड़ता है। ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती, मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती, इसलिए मॉइस्ट एयर पे साउंड की स्पीड ज्यादा होती है और ड्राई एयर पे साउंड की स्पीड कम होती है। इसलिए देखना, सुबह सुबह साउंड ज्यादा स्पीड से चलता है,
ठीक है, सुबह सुबह बहुत दूर भी अगर रेलगाड़ी चल रही है तो उसके बाद जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है, उसके सायरन की आवाज। लेकिन दोपहर में एक तो डिस्टरबेंस भी होता है और एयर क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है दोपहर के टाइम पे। समझ गए अभी? यस सर। ओके, ये कौन से नंबर का पेज है हमारा? 5। 5 नंबर का पेज है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर, यस सर। अभी जैसे हमें साउंड की स्पीड निकालना है हीलियम गैस पे, स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम गैस, तो कैसे निकालोगे? कहाँ पे मिस्टेक होती वो भी बता देता हूँ मैं। स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम गैस, हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्या फार्मूला बेटा? गामा आर टी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। हीलियम गैस कौन सी है, मोनो एटॉमिक की डाई एटॉमिक? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक है। तो हीलियम गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होगी? इट इज 5/3। तो इट इज 5/3, 8 पॉइंट। ये सारे डेटा हम लोग एसआई सिस्टम पे ले रहे हैं। टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हीलियम का? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम 4। नहीं, 4 इंटू 10⁻³ kg पर मोल है। ग्राम पर मोल सिर्फ 4 है। तो यहाँ पे आपको जब डेटा पुट करना तो ये वाला पुट करना, तब आपका आंसर काय में निकल के आएगा? मीटर पर सेकंड में निकल के आएगा। समझ गए? यस सर। तो ये एक कॉमन मिस्टेक होती, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा लिया यहाँ पे, है ना, ताकि आप लोग मिस्टेक ना करो। ठीक है, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज पे। ले लिए? चलिए सर। यस सर। ओके, अब ऑर्गन पाइप। अब स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप, मैं दोनों को एक साथ बता देता हूँ। पेज नंबर 7, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। 2 टाइप के। एक हो गया कौन सा? ओपन, और एक हो गया क्लोज। क्लोज। क्लोज मतलब एक तरफ से बंद रहना चाहिए, और ओपन मतलब जो दोनों तरफ से खुला हुआ है। समझ गए कि नहीं? यस सर। ये इसकी लेंथ है यहाँ पे, और ये इसकी लेंथ है। ये दोनों तरफ से खुला हुआ है, ये एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला हुआ है। तो यहाँ पे देख, जो ओपन ऑर्गन पाइप रहता है ना, इस पे जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये इसी पैटर्न में आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना। फंडामेंटल मोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, बीच में नोड, फिर एंटी नोड, और बीच में एक और एंटी नोड, और फिर 2 नोड। ऐसे ऐसे बना दो, तो ये पैटर्न ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओपन एंड पे हरदम एंटी नोड रहेगा। ये फंडामेंटल मोड है, ये फंडामेंटल मोड है ये। और ये कौन सा हो जाएगा फिर? फर्स्ट ओवर, ओपन हार्मोनिक। फर्स्ट ओवर टोन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख, ये 2 एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो λ/2 का आएगा। यहाँ पे 2 टाइम्स λ/2 बराबर है, इक्वल्स टू लेंथ। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहाँ पर भी वही फार्मूला बनेगा। सीधा सीधा मैं लिख दूं, Fn इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, और लैम्डा n इज इक्वल्स टू 12/n आ जाएगा डायरेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला n/12 इंटू किसके बराबर बन जाएगा? ये v के बराबर बन जाएगा। n की वैल्यू 1 2 3 एक्सेट्रा ऐसा चलते जाएगी। इसमें इवन हार्मोनिक और ऑड हार्मोनिक दोनों कैसे रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाले केस में, इसमें जो फंडामेंटल मोड होता है या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओपन एंड पे एंटी नोड और यहाँ पे नोड बनेगा, तो ये वाला पैटर्न आएगा। ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट एज ओवरटोन्स। फिर ये, हाँ, यहाँ पे फिर नोड, और फिर यहाँ पे एंटी नोड और नोड, ये ऐसा। तो नोड और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 का होता है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 3 λ/4 इज इक्वल टू L। तो जो जनरल फार्मूला आता है, इट इज 4L/P। P की वैल्यू 1 3 5 7 एक्सेट्रा आएगी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू Fp इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 4L इंटू V रहेगा। मतलब यहाँ पे कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे? ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे।
समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे, तो ये डायरेक्ट ये इस तरह का फार्मूला हो गया। ठीक है, सीधे सीधे इसको याद रखना है। क्लियर हो गया? इसमें इवन और ऑड हार्मोनिक दोनों प्रेजेंट रहते हैं, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सिर्फ कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट रहते हैं? ऑड। ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट रहते हैं, 1 फिर 3। अच्छा, वेवलेंथ देख, यहाँ बहुत आसान है, लैम्डा बाई 4 इज इक्वल्स टू एल, मतलब वेवलेंथ इक्वल्स टू 4l आएगा पहले, फिर 4l बाई 3 आएगा, तो इस तरह से ये मिलेंगे आपको। ठीक है, ऑब्जर्वेशन समझ गए? यस सर। Yes. स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। ले लिया सर। इस पे आता है रेजोनेंस ट्यूब एक रहती है, पता काय के लिए यूज करते हैं हम लोग? रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब टू Sir, फाइंड द depth- स्पीड ऑफ साउंड, टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। रेजोनेंस सर ट्यूब में क्या? सी की जो ये रहती डेप्थ वो भी फाइंड करने में यूज होता है सर ये? रुक जा, बता रहा हूँ अभी। इसमें पहले पूरा पानी भर देते हैं इतना, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, इतना एक नॉब लगा देते, नल लगा देते, ऐसा समझ ले। और यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क रहता है, जिसको ऊपर वाइब्रेट कराते हैं। ट्यूनिंग फोर्क देखे हो कि नहीं देखे हो? यस सर, लैब में एक्सपेरिमेंट Yes, करके sir. दिखाया था। दिस इज द ट्यूनिंग फोर्क, और ये वाइब्रेट होता है, और धीरे धीरे यहाँ से पानी गिराते हैं। तो जब फर्स्ट रेजोनेंस मिलेगा तो अचानक साउंड बहुत तेज बढ़ जाता है यहाँ पे, समझ गए? यस सर, एक्सपेरिमेंट किया था सर। हाँ, तो जैसे पहली बार यहाँ पे मैक्सिमम साउंड मिलता है, ये वाला पैटर्न जनरेट होगा, मतलब ये वाली वैल्यू किसके बराबर? यहाँ पे लैम्डा बाई 4 के बराबर है। ठीक है, तो ये कब मिलेगा बेटा? यहाँ पे आपको दिस इज एट फर्स्ट रेजोनेंस, फर्स्ट रेजोनेंस पे ये आएगा। फिर और पानी खाली करोगे तो जो अगला जो रेजोनेंस आएगा वो इस तरह से मिलेगा आपको। तो यहां से लेकर यहां तक की आप टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? L2 हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? समझ Yes, sir. यहां से यहां तक L2। तो ध्यान देना, ये L1 प्लस ई एंड करेक्शन भी हम लोग ले रहे हैं, इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 आएगा, और दूसरी बार में आएगा L2 प्लस ई इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 4। तो दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो L2 माइनस L1 एंड इट इज 3 लैम्डा बाई 4, एंड करेक्शन हट गया ऑलरेडी, माइनस लैम्डा बाई 4 2 लैम्डा बाई 4, कितना बच रहा बेटा? लैम्डा बाई 2। So what will be the wavelength? It is 2 times L2 minus L1. So therefore speed is equals to frequency into wavelength. हाँ, frequency किसकी है? ट्यूनिंग फोर्क की। तो यहाँ पे F it is of ट्यूनिंग फोर्क, ये ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और वेवलेंथ आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? सो स्पीड ऑफ साउंड आपका कैलकुलेट होके आ गया इस फार्मूले से, इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स L2 माइनस L1। वेवलेंथ निकाल लिए यहाँ से सर, वो L2 माइनस L1 वाले से बता सर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तूने 2 में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, यस सर। तो L2 माइनस L1 ई कट गया, 3 लैम्डा बाई 4 डिवाइड माइनस लैम्डा बाई 4 कर दिया। समझ गया? यस सर। तो स्पीड का फार्मूला क्या? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वेवलेंथ ये निकल गई। फ्रीक्वेंसी किसकी रहती है? ट्यूनिंग फोर्क की रहती है, बस साउंड की स्पीड निकल गई आपको रेजोनेंस ट्यूब मेथड से। समझ गया? और सर, जो अपना रेजोनेंस ट्यूब में जो सबसे जोर से जो बजता सर, वो तो वो फर्स्ट हार्मोनिक पे बजता सर, है ना? नहीं, फर्स्ट हार्मोनिक पे भी बजेगा, फिर सेकंड पे भी बजेगा, फिर थर्ड पे भी बजेगा, ऐसा। फर्स्ट हार्मोनिक के बाद वैसे थर्ड आएगा, थर्ड के बाद फिफ्थ आएगा, या फिर फंडामेंटल मोड के बाद फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के जैसा बिहेव करता है सर, पर वो तो मतलब जोर से बजता तब एक ही पॉइंट पे बजता सर। नहीं, उसके बाद और पानी खाली करेगा तो एक पॉइंट और मिलेगा। तो पहली बार लेंथ L1 पे जोर से बजेगा, फिर दूसरी बार L2 लेंथ पे जोर से बजेगा। समझ गया? यस सर। हाँ, और एंड करेक्शन ई है, और एंड करेक्शन की वैल्यू कितना होता है? 0.2 into diameter, 0.3 ऑफ डायमीटर होता है। ठीक है, 0.3 of diameter. क्लियर हो गया ये अभी? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। वो बीट
बीट को देखो कैसे सॉल्व करते, बीट क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ ना, उसकी थ्योरी हमारे लिए जरूरी नहीं है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का। ले लिया सर। ना बीट के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करना है, बीट के क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे आते हैं। सर उसकी जो एप्लीकेशन है ना, सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन कर देना सर, क्योंकि पढ़ने से समझते नहीं सर वो एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। एप्लीकेशन ऑफ बीट, हाँ वो बता दे रहा हूँ ना, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है उसके बीट के। देखा अभी होता है क्या बीट में, तो बीट में दो सिमिलर वेव जब ऐड होती, मतलब सिमिलर फ्रीक्वेंसी की, लगभग सिमिलर फ्रीक्वेंसी की, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लगभग सिमिलर फ्रीक्वेंसी की जब वेव ऐड होती हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव पैटर्न है ना, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम से। जैसे एक वेव ये है, समझ गए, दूसरी वेव ये है, थोड़ी सी कम या ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ये वेव हो गई y1, ये वेव हो गई y2, इसका एम्पलीट्यूड a1, इसका एम्पलीट्यूड कितना है a2। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी a1 प्लस a2, a1 माइनस a2, माइनस ऑफ a1 माइनस a2 एंड माइनस ऑफ a1 प्लस a2। ठीक है, इसके बीच में साउंड की जो इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा होती है। मैं पहले डायग्राम बना दूं यहाँ पे। ऐसा, और फिर जो साउंड, जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होती है तो साउंड कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, और ये पीरियोडिकली ये चेंज होता है साउंड। ऐसा जब ये दो वेव ऐसी आती है। सक्सेसिव वेनिंग और वैक्सिंग कहते हैं सर इसको। हाँ, इसी को सक्सेसिव वैक्सिंग एंड वेनिंग। जैसे यहाँ पे साउंड ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, और ये पीरियोडिक वेरिएशन होता है इसमें। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, बीट बोला जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड, ये बीट टाइम पीरियड है। तो टीबी इज बीट टाइम पीरियड, और बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, रेसिप्रोकल ऑफ बीट टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर। बीट फ्रीक्वेंसी है, और बीट फ्रीक्वेंसी का एक और फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू f1 माइनस f2, या फिर मॉड के अंदर f1 माइनस f2। इस वेव की फ्रीक्वेंसी f1 है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी f2, मान लो ये 500 हर्ट्ज है, ये 496 हर्ट्ज है। सो व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी हियर? It is 4 हर्ट्ज। 500 minus 496 is equals to 4 hertz is the beat frequency. So what is beat time period here? 1 upon reciprocal of the 1 by 4 equals to 0.25 second. 0.25 second का मतलब क्या होगा? अभी यहाँ पे साउंड कम सुनाई दिया, अगली बार साउंड कब सुनाई, कम सुनाई देगा 0.25 सेकंड के बाद। या अभी साउंड मैक्सिमम सुनाई दिया, ज्यादा हो गया अचानक, फिर दूसरी बार कब मैक्सिमम साउंड आएगा, 0.25 सेकंड के बाद में। समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ। ये जो पीरियोडिक वेरिएशन होता बेटा साउंड में, कम या ज्यादा होना, ये सिर्फ साउंड वेव अकेले के लिए नहीं, सभी टाइप की वेव के लिए होता है। लेकिन हमारे जो कान है वो कितनी बीट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 हर्ट्ज टू 20 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज से ज्यादा की बीट को हमारे कान रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। समझ गए? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज क्या है सर फिर ये? वो तो होता है कि हमारे कान सुन सकते हैं। रिकॉग्नाइज मतलब जो चेंज होता है ना, सडन चेंज, सडन चेंज। जैसे जो हमारे घर में जो लाइट है ना, वो कंटिन्यूअसली जलता बुझता है, पहले जो फिलामेंट वाले बल्ब आते थे, लेकिन हमको ऑब्जर्व होता था क्या ऐसा कंटिन्यूअसली जलना बुझना? नहीं सर। नहीं, क्योंकि इतनी तेज वो चेंज होता था, हमें पता ही नहीं चलता। या पहले जो रील वाली पिक्चर देखा होगा तुमने, जो टॉकीज में रील चलती थी, रील घूमती थी, है ना, वो इतनी तेज घूमती थी कि हाथ ऐसा जा रहा था, कंटिन्यूअसली लगता था। लेकिन वो एक एक सीन एक एक उसमें आता था, और वो कंटिन्यूअसली घुमाते जाते थे। तो हमारे कान जो है ना, वो लगभग लगभग 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को क्या कर पाते हैं, चेंज अगर हो रहा तो 10 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज, सुनना अलग हो गया, सुनना तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हो गया। रिकॉग्नाइज मतलब जो चेंज हो रहा है बहुत तेजी से, तो वो 10 हर्ट्ज तक का चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। उससे तेज अगर हो रहा बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी, तो फिर उसको हमारे कान ऑब्जर्व नहीं कर पाते। समझ गया? यस सर। ओके, ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से, ले लिए?
यस सर। तो ये होता है बीट। ठीक है, बाकी का हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने थे।